हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी फ्रेंड्स सीटेट और केवीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। इसमें मैंने सीडीपी के क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर सीटेट के आपने क्वेश्चन 7-8 साल के पेपर सॉल्व कर लिए तो आपके सीटेट में नंबर अच्छे आने बहुत पॉसिबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको सीटेट से इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो वो आपको प्रोवाइड हो सके। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेशन जो हमारा सीडीपी का होगा। मैंने एनसीईआरटी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो हमें बताना है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 वो किसकी एडवोकेट करता है। तो यह इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, या फिर समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की, या पृथक्करण की, या मुक्तधारा शिक्षण की। तो फ्रेंड्स हमें आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें हम ऐसे बालक होते हैं जो एक विशिष्ट होते हैं, विशेष प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। मतलब कि हम ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें बच्चों की जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को शिक्षा तो देते ही हैं, साथ में जो टीचर होता है डेवलप करता है कि वो बच्चों के मतलब हिसाब से प्रोवाइड कर सके। मतलब सिस्टम जो होगा वो बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, ना कि बच्चे जो होंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो सभी को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती है। तो ये किसको, समावेशी एनसीएफ जो 2005 है वो भी समावेशी शिक्षा पे बल देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह विचारधारा है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कौन सी होगी, समावेशी मतलब इंक्लूसिव, या मुक्तधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन, या मल्टीकल्चरल मतलब बहुसांस्कृतिक शिक्षा। तो जैसा कि आपको बताया कि नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा का ही मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जो सबको समान दी जा सके। ठीक है, इसमें बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी जाती है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे कैसे भी। तो बच्चों की जो नीड होती है उसको ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती है। तो किस पे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ कहा कि बच्चों को खास प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करना। तो बताना है कि कौन से जो है किससे मैच करता है। तो इसमें लिखा हुआ प्रतिभाशाली मतलब गिफ्टेड बच्चे, अधिगम अशक्ता मतलब लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, या अवधान कमी अति सक्रियता मतलब ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है इसका मतलब। तो इसका क्या होगा, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो क्या होंगे, तो प्रतिभाशाली में शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होगी, ये करेक्ट लग रहा है। फिर अधिगम अशक्ता, तो अधिगम अशक्ता आसानी से विचलित होने की आदत है, तो इसका C हो जाएगा ऑप्शन। सृजनात्मक बालक मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, और अवधान ADHD धारा प्रभाव पढ़ने में कमी होती है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता है। जो ADHD बालक होते हैं उन्हें कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो वो एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते, तो उन्हें पढ़ाई में जो होती है वो उसमें दिक्कत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन DCBA। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखा, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली कब लर्न करते हैं, जब ऑप्शन में दे रखा है द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द एजुकेशन, या ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दे मेमोरीज फैक्ट गिवन इन द टेक्स्ट बुक मतलब वे पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द बैकग्राउंड मतलब कि वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। या फोर्थ दे रखा है दे एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क मतलब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आंसर कीजिए।
तो इफेक्टिवली कब सीखेंगे बच्चे? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मतलब एक्टिविटी होके करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, मतलब चिल्ड्रन शुड डैश दे रखा है क्वेश्चन इन द क्लास। तो देखते हैं क्या दे रखा है। बी इनकरेज टू आस्क, मतलब कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या दे रखा है बी डिस्करेज टू आस्क, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। नॉट बी अलाउड टू आस्क, मतलब पूछने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए, या बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, मतलब पूछने से ही रोक देना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना चाहिए प्रश्न, तो इसका आंसर कीजिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बच्चों को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनकी क्वेरीज सॉल्व होगी, तो उनके जो जितने डाउट होंगे वो क्लियर होंगे, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों का अधिगम होगा वो और अच्छा हो सकेगा। तो बच्चों को क्लास में प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो मतलब कौन नॉट ए के प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, तो किससे होगा? मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? नॉट ए के प्रोसेस। तो इसका राइट हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण, मतलब मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, मतलब पुनरावृत्ति अभ्यास। इससे थॉर्नडाइक भी कहते हैं कि अभ्यास से बचा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ सीखेंगे तो ऐसा थोड़ी जरूरी नहीं कि वो अभ्यास ना हो, अभ्यास करना जरूरी है। जैसे हम कोई गेंद फेंक रहे हैं तो बार बार कैच करें तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इससे ये तो नहीं कि इसमें कोई दिक्कत हो। निर्देश एवं संचालन, इंस्ट्रक्शन देना भी जरूरी है। अन्वेषण, वह तो मैंने बताया ही कि एक्सप्लोरेशन, बच्चा जितना ज़्यादा सक्रिय भाग ले, जितनी खोज करे, इसमें बच्चे की उतना अच्छा अधिगम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नहीं तो कंठस्थीकरण व स्मरण। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है when teacher have positive, एक सेकेंड, जब शिक्षक विद्यार्थियों व उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, मतलब क्या होता है? तो देखते हैं। आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, मतलब सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न, मतलब निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। या बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, मतलब उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, मतलब प्रेशर में आ जाते हैं। या आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, मतलब किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो जब टीचर का जो उसका पॉजिटिव विश्वास होगा तो उससे क्या होगा? बच्चों के लिए भी उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे भी जो होंगे सीखने के लिए उत्सुक होंगे, प्रेरित होंगे। अगर बच्चे टीचर ही कह रहे तुम बेकार हो तो उससे भी बच्चे पे भी जो होगा वो निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला ऑप्शन, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, मतलब मोटिवेटेड होते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है बच्चों की गलतियाँ, मतलब चिल्ड्रंस जो एरर्स करते हैं क्या होता है उससे इफेक्ट पड़ता है। तो रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, मतलब प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। या शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू रिपीटेड प्रैक्टिस, मतलब बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, या फिर मतलब अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। या आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो जो बच्चों की जो गलतियां होती है वो क्या करती है, क्या प्रदर्शित करती है? ये है कि आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, मतलब अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। मतलब जो बच्चों की जो एरर्स होती है वो बच्चों को सीखने के लिए सिखाती हैं, अधिगम में सहायता करती है। तो ये अधिगम का एक पार्ट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले मूल्यांकन को। क्या लिखा हुआ है? असेसमेंट क्या है? तो बताना है क्या है।
शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, मतलब एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शुड बी ए पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। या शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, मतलब केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। या शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो आकलन, जो मूल्यांकन जिसे हम आकलन भी कहते हैं, तो कैसे करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मतलब बच्चों का आकलन भी होता जाए और बच्चों को पता भी नहीं चले। मतलब इसके बहुत तरीके हैं, पहले पेपर पेंसिल है, केवल ब्लैक बोर्ड से संबंधित नहीं रहना चाहिए, या पेपर पेंसिल हो गया, या उसके पढ़ते पढ़ते एक्टिविटी के द्वारा। तो ऐसा शिक्षण होना चाहिए जिससे वो प्रक्रिया का एक भाग हो जाना चाहिए। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए, जिससे बच्चे को जो एग्ज़ाम हो, जो पढ़ाई हो, वो बोझ ना लगे और उसका मूल्यांकन भी होता रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, संरचनात्मक मतलब दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो क्या है अधिगम? मतलब रचनात्मक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, मतलब एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। पैसिव होने चाहिए, मतलब निष्क्रिय होने चाहिए। या फिर द प्रोसेस ऑफ एक्यूरेशंस ऑफ नॉलेज, मतलब जानकारी की अर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए। या ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जो रचनात्मक होते हैं, आप जानते हैं कि पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए, सब क्या होते हैं? रचनात्मकता पे बल देते हैं, इसी की विचारधारा को मानते हैं। और जो कि हमारा एनसीएफ 2005 है, वो भी रचनात्मकता पे देखता है। तो ये क्या होता है? एक्टिव एंड सोशल इट्स करेक्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो बताना है कि कौन सी जो प्रिंसिपल है वो फॉलोइंग करता है इन हाईलाइट को। जैसे लिखा हुआ, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, मतलब गुड इनफ, नॉट टू गुड इनफ। फिर लिखा और उत्साहित हो जाते, महसूस करते, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। मतलब दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका देखते क्या लिखा, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेटेड, मतलब संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। या जो इमोशन और कॉग्निशन है वो आर नॉट रिलेटेड, मतलब संबंधित ही नहीं है। या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल, मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है। या ये दोनों रिलेटेड नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन को देख के आप आंसर करिएगा। इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, ऑप्शन में कुछ और दे रखा है, तो उससे आप मिस्टेक मत होइए कि आप ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो करेक्ट है तो ये आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो क्या आंसर होगा? तो जो होगा, संवेग और जो संज्ञान है वो अलग नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आनुवंशिकता और जो पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन, इसका में तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे स्टेटमेंट कहेंगे हाँ आनुवंशिकता पर्यावरण अलग नहीं है, तो मतलब इसको देख के करेक्ट कर देंगे। तो ये आपको बस फंसाने के लिए और कुछ नहीं। तो जो आप समझते हैं, जैसे दिमाग और संवेग काफ़ी रिलेटेड होता है। जैसे हम कोई किसी चीज़ के लिए हम इमोशनल है तो हमारा क्या माइंड भी नहीं काम करता एग्ज़ाम में, इसी चक्कर में हमारे प्रेशर के चक्कर में हमारा क्या होता है, पेपर अच्छा नहीं होता। तो ये दोनों एक साथ इफेक्टेड है। तो दोनों ही, अगर इमोशन दिक्कत होगा तो हमारे दिमाग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, माइंड नहीं अच्छा होगा तो हमारे इमोशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है, ए टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। तो क्या दे रखा है? राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, मतलब पाठ्यक्रम के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। या गिवन देम प्लेनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मतलब आप पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देना। या पाठ्यक्रम में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देना। या इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। वो हमेशा बच्चों को एक्टिव होने के लिए
बल देती है, मतलब बच्चा इनकरेज हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले सीटेट में। ये क्वेश्चन बार बार ऐसे अलग अलग वेज में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे अगला दे रखा है, हमें क्वेश्चन बताना है, यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या बताना है, तो कौन सा होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या डिडक्टिव मेथड या लर्नर सेंटर्ड मेथड, मतलब कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि या ट्रेडिशनल मेथड मतलब परंपरागत विधि। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा कि वह विधि जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्व पहल एवं प्रयास शामिल है। तो किसकी तरह, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि हो जाएगी, तो लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें जो बच्चा जो होता है वो केंद्र होता है, ठीक है, एक शिक्षा का। तो क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इन करेक्ट। तो हमें बुद्धि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है वो बताना है। तो इसमें लिखा हुआ, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, मतलब परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बुद्धि जो एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, मतलब मेमोरी और रीजनिंग हो, या जो बुद्धि है वो बहुआयामी मतलब मल्टी हो, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हो। तो जो इंटेलिजेंस होता है उसमें बहुआयामी है, जिसमें हर तरह की बुद्धि शामिल होती है। तो उसका ऑप्शन जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो मतलब सोशलाइजेशन एजेंसी का कौन सा प्राइमरी माध्यम है। तो हमें बताना, फैमिली हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, गवर्नमेंट या मीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, क्योंकि ये सब फैमिली जो है वो इसका प्राथमिक हो जाएगा, जबकि विद्यालय, सरकार, मीडिया मतलब सेकेंडरी मतलब गॉड हो जाएंगे। तो जो फैमिली होगी वो हमेशा प्राइमरी में आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे के क्वेश्चन हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और बताइएगा कि आपको कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।